सभी को नमस्कार। मैं दिलीप सिंह राजपुरोहित, पीजीटी हिस्ट्री, केवी नंबर 1 आर्मी जोधपुर, आज आपके सामने क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप और उसका सब टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड द आइडिया ऑफ नेशन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इस टॉपिक के बारे में सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में घटित हुई थी, यह क्रांति अपने आप में एक अनूठी क्रांति थी, एक विशेष क्रांति थी। पहला बहुत बड़ा जन विद्रोह था जिन्होंने लोगों की सोच को परिवर्तित कर दिया। दिस रिवॉल्यूशन ऑल्सो चेंज्ड द पॉलिटिकल एंड सोशल सिनेरियो ऑफ द यूरोप एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। Revolution also highlighted the importance of people's opinion over the absolute monarchy, and this also drew attention of the world towards the major condition of farmers and workers. मजदूर और किसान हमेशा से एक शोषित वर्ग रहे हैं, हमेशा प्रताड़ित रहे हैं। तो इस क्रांति में भी इन्हीं वर्गों पर विशेष फोकस किया गया, ध्यान दिया गया। इनकी कंडीशन को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया गया, इनको अत्याचारों से मुक्त करने का प्रयास किया गया। एंड मोर ओवर दिस रिवॉल्यूशन मेनली फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इन द वर्ल्ड। ओके, now, what were the major ideas behind this revolution which was held in 1789? We know that this was the first clear expression of nationalism in the world. यह राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थी जिन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए या राष्ट्रीय हितों को बाकी सभी हितों से आगे रखने का प्रयास किया गया। क्रांतिकारियों का प्रथम लक्ष्य उनके अपने देश के राष्ट्रीय हित रहे थे। मोर ओवर दिस रिवॉल्यूशन एबोलिश्ड द एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्किकल सिस्टम भी नो एक ऐसा निरंकुश तानाशाही थी जिसमें जनता की राय को हमेशा दबाने का प्रयास किया गया था। तो इस क्रांति में एब्सोल्यूट मोनार्की को एबोलिश किया गया, इनको समाप्त किया गया। मोर ओवर मैनी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ सोवरेंटी फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। संप्रभुता का स्थानांतरण, उनका ट्रांसफ़र हुआ राजतंत्र के शासक की निरंकुश तानाशाह के हाथों से लेकर के फ्रांसीसी जनता के बीच में सोवरेंटी का, संप्रभुता का स्थानांतरण किया गया था। And also this proclaimed that only people would constitute the nation and its destiny. राष्ट्र का भाग्य लिखने का अधिकार केवल और केवल लोगों के हाथों में है। यह भी वहाँ के संविधान में स्पष्ट रूप से तय किया गया था। यह क्रांति के मूल आधार थे। Now you can see that certain points are here regarding measures introduced by the revolutionaries to create collective identity among French citizens.
क्रांतिकारियों ने आरंभ से ही, आपको पता है कि कुछ आइडियाज़, कुछ टारगेट्स, कुछ लक्ष्य अपने सामने निर्धारित किए थे और उन्हीं लक्ष्यों को क्रांति के पश्चात पूर्ण करने के लिए, लागू करने के लिए, अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने यह ध्यान में रखा कि हमें भविष्य में इस तरह के नियम बनाने हैं, इस तरह की लोगों के बीच में भावना क्रिएट करनी है कि फ्रांसीसी नागरिक अपने आप को एक देश के नागरिक समझे, उनमें सामूहिकता की भावना हो। तो कुछ ऐसे मेजर्स जिनमें अब न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज चोजन एंड दिस ट्राई कलर रिप्लेस्ड द फॉर्मर रॉयल flag of the France. You can see that this is here the tricolor flag. This color are three colors, blue, white and red. यह तिरंगा झंडा देश के नागरिकों में सामूहिकता की भावना क्रिएट करने के लिए इसको अपनाया गया। Then the States General was renamed as National Assembly. जो पूर्व में स्टेट्स जनरल थी, जिनके 3 स्टेट्स थे, उस स्टेट्स जनरल को क्रांति के बाद में राष्ट्रीय सभा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस नेशनल असेंबली के हाथ में, इनके पास में सारे पावर इनको दिए गए, कानून संबंधी है, नियम संबंधी है सभी। देन more steps like new hymns were composed, oath taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation, French nation. राष्ट्रीय एकता के लिए देशभक्ति के नए नए गीत लिखे गए, लोगों को शपथ दिलाई गई, शहीदों की याद में आयोजन किए गए ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो। देन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, पूरे फ्रांस में जो अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उन सबको समाप्त करके पूरे देश में एक जैसी प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई, एक ही जैसे कानून बनाए गए और सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉ, एक जैसे कानूनों में उनको बांधा गया लोगों को, ताकि लोगों के मन में एकता की भावना रहे। देन नेक्स्ट, इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज एंड ड्यूज एबोलिश्ड, जो आंतरिक व्यापार में स्थानीय शुल्क लगते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, उनको समाप्त किया गया ताकि व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा रहे और भ्रष्टाचार समाप्त हो। देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एडॉप्टेड, क्रांति से पहले पूरे देश में माप और तौल की अलग अलग इकाइयाँ प्रचलित थी, उनको समाप्त करके पूरे देश के लिए एक जैसे माप और तौल की इकाइयाँ लागू की गई व्यापारिक सुविधा के लिए। एंड देन द फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रांसीसी भाषा को पूरे देश के लिए कॉमन भाषा बनाई गई। जो रीजनल डायलैक्ट्स थे, स्थानीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको हतोत्साहित किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोत्साहित किया गया। Okay, then we turn to our next slides, next points. Certain declarations made by the revolutionaries after these steps, these rules were implemented. Revolutionaries further declared that was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of Europe. क्रांतिकारियों ने अपना अगला लक्ष्य यही निर्धारित किया कि हमारा जो क्रांति का उद्देश्य है, जो आदर्श है,
केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं है, हम इनको यूरोप के दूसरे भागों तक भी फैलाएंगे। इनको उन देशों तक भी वो आदर्श लेकर के जाएंगे जहाँ इस तरह की तानाशाही, निरंकुशता, डिक्टेटरशिप वहाँ पर है, और हम उन कंट्रीज़ को आज़ाद करवाएंगे। ओके, नहीं। अब फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को दूसरे देशों में ले जाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया कि आदर्श वहाँ तक भी लेकर के जाना है हमारे को, तो व्हेन द इवेंट्स न्यूज़, जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं की जो जानकारी यूरोप के दूसरे कंट्रीज तक पहुंची, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के जो शिक्षित वर्ग के युवा वर्ग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपने आप को वहाँ एक संगठन के ध्वज तले संगठित करना आरंभ किया। उनको जैकोबिन्स क्लब कहा गया। इट मीन्स जैकोबिन क्लब्स में वो व्यक्ति थे जो मध्यम वर्ग के, शिक्षित वर्ग है, युवा वर्ग है, और जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को अपने आदर्श बनाया था। जैकोबिन क्लब की जो एक्टिविटीज़ है, दे ट्राई टू प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच of Italy in 1790. Okay, then we are now moving to our this next point. Whenever the Napoleon came to in power and he set up the new rules, new code, these are known as the Napoleonic Code, Napoleonic Civil Code of 1804. हम जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति का एक विशेष परिणाम था। इतिहास में उनका विशेष योगदान है, विशेष स्थान है, उसे महान भी कहा जाता है। तो नेपोलियन के सुधार अपने आप में एक क्रांतिकारी सुधार थे। तो उन सुधारों ने भी वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। उसमें पहले सुधार यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको, ही एबोलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। जन्म के आधार पर जो सामंतों को विशेषाधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उनको नेपोलियन ने समाप्त करवा दिया। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। कानून के सामने सभी को समानता का अधिकार दिया गया। कानून सबके लिए बराबर है, ऊंच नीच की कोई भावना वहाँ पर नहीं होगी। फ्रांस में हर वर्ग, हर व्यक्ति, चाहे वो वहाँ का शासक है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे मजदूर है, किसान है, सभी को बराबर माना जाएगा, समान अधिकार मिलेंगे। यह नेपोलियन कोड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम and freed peasants and serfdoms। वहाँ पर जो सामंती व्यवस्था थी, उस सामंती व्यवस्था को इन्होंने समाप्त करवा दिया। किसानों और जो गुलाम थे, जो कृषि दास थे, उनको दासता से मुक्त कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया ताकि देश में व्यापारिक आवागमन और सुगम हो। पूरे देश भर में यातायात व्यवस्था को सिंप्लीफाई किया गया, संचार व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया ताकि देश की एकता मजबूत रहे, देश की सुरक्षा मजबूत रहे। कॉमन करेंसी एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स मेड बिजनेस ईजियर। पूरे देश भर में जो एक जैसी मुद्रा व्यवस्था, एक जैसे माप तोल के इकाइयाँ, उन्होंने वहाँ के व्यापार को मजबूत किया। व्यापार और उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। ये बहुत बड़ी सुविधा थी।
नाउ द ट्रीटी ऑफ वियना मीन्स वियना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 की जो वियना कांग्रेस थी उसमें क्या था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। हम जानते हैं कि नेपोलियन ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी। यूरोप के कई देशों में फ्रांस की सेनाएं गई, उन देशों पर फ्रांसीसी आधिपत्य स्थापित किया गया। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था और उसके बाद में फ्रांस और उनके सामने जो गुट के देश थे, जिनमें 4 देश मुख्य आते हैं, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, इन्होंने मिलकर के फ्रांस को पराजित किया और ऑस्ट्रिया के शहर वियना में एक कन्वेंशन आयोजित किया गया, सम्मेलन हुआ। इसे ट्रीटी ऑफ वियना भी कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि द बोर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, यानी जो पहले संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था उनको समाप्त करके बोर्बन डायनेस्टी को वापस सत्ता हस्तांतरित की गई। देन फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जितने भी राज्यों को, जितने भी एरियाज ऑक्यूपाई किए गए थे, आधिपत्य में लिए गए थे, उन सभी को नेपोलियन और फ्रांस के हाथ से वापस ले लिए गए। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. भविष्य में फ्रांस के साम्राज्य को विस्तार करने से रोकने के लिए फ्रांस की सीमा पर ऐसे राज्यों को स्थापित किया गया, उनकी सेना स्थापित की गई ताकि भविष्य में कभी फ्रांस का साम्राज्य विस्तार नहीं हो सके। अब आप देख सकते हैं कि जो वियना कांग्रेस हुई थी, उस वियना कांग्रेस से पहले और उसके बाद फ्रांस की सीमाओं में क्या परिवर्तन हुआ, कितने फ्रांस के एरियाज उनसे ले लिए गए थे। आप देखिए यहाँ पर एक मैप है, फ्रांस बिफोर वियना कांग्रेस, यानी वियना कांग्रेस 1815 में जो हुई थी, उनके पहले के आप फ्रांस के एरिया देखिए कहाँ तक फैले हुए हैं। आप यहाँ जो येलो शेडोड जो दिया हुआ है, येलो कलर्ड एरिया, वो पूरा फ्रांस का साम्राज्य है इसमें। अब आप यही एरियाज आप देखेंगे वियना कांग्रेस के बाद में एक नया मैप आपके सामने। और यहाँ पर इस मैप को आप देखिए कि जो एरियाज आपने पहले यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर्ड किया था राउंड्स में, वो एरियाज अभी उस फ्रांस के पास में नहीं है, यानी ये सारे कंट्रीज, ये एरियाज फ्रांस से ले लिए गए। फ्रांस की सीमाएं बहुत संकुचित हो गई और फ्रांस अपने मौलिक रूप में जो है वर्तमान में वो वियना कांग्रेस के बाद में आ गया था। आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से फ्रांसीसी सीमाएं परिवर्तित की गई, नेपोलियन के शासन का अंत हुआ और फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे वो आदर्श यहाँ पर स्थापित किए गए थे और क्रांतिकारियों ने भविष्य में विश्व में और भी कई देशों में इस तरह की जो स्वाधीनता संग्राम हुए, क्रांतियाँ हुए, उनके सामने आदर्श प्रस्तुत किए थे। इवन भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उन नेताओं के सामने फ्रांस के क्रांतिकारियों के आदर्श भी थे। यह हमारा चैप्टर है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। आप